Hello friends, welcome to Dan Law. In today's lecture series, we are going to discuss intellectual property rights. इसमें मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर एंड origin एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या लॉ के बारे में जानेंगे. सो मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ एन इंटेलेक्चुअल वर्क विच इज़ प्रोड्यूस्ड by the intellect of human brain. Example, literary work, म्यूजिकल वर्क, इन्वेंशंस एट्सेट्रा. मीन्स देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ऐसा इंटेलेक्चुअल वर्क है जिसे ह्यूमन भी अपने इंटेलेक्ट मतलब अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ क्रिएटिव चीज़ों या प्रॉपर्टी को बनाता है या प्रोड्यूस करता है. अब आगे आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ एन intangible property. It can be described as property because it is capable of sale, purchase, mortgage, etc. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है जिसे आप फील करते हैं यानी कि महसूस कर सकते हैं पर टच नहीं कर सकते. जैसे एक कंपोजर म्यूज़िक कंपोज करता है तो उसे हम महसूस यानी कि फील करते हैं पर टच नहीं कर सकते. यहाँ पर इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, मॉर्टगेज कर सकते हैं, वैसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और मॉर्टगेज कर सकते हैं. नाउ द पर्सन हु क्रिएट्स एन इंटेलेक्चुअल पीस ऑफ वर्क owns it like other tangible property like land और movable goods. ओके, मीन्स जो व्यक्ति यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाता है या क्रिएट करता है वह उसको उस तरह रख सकता है जैसे टेंजिबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड या मूवेबल प्रॉपर्टी को रखते हैं, जिसे छुआ जा सकता हो यानी कि जिसे टच किया जा सकता हो, ऐसे प्रॉपर्टी. ओके, नाउ कम टू द owner of intellectual property has exclusive rights over his tangible property. No one can make use of intellectual property without the consent of the owner of the intellectual property. Okay, that means intellectual property का जो ऑनर होता है उसका उस प्रॉपर्टी पे एक्सक्लूसिव अधिकार होता है यानी पूरा अधिकार होता है. जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ऑनर होता है उसके बिना यानी कि उसके कंसेंट के बिना उसका यूज़ नहीं कर सकता. नाउ कम टू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ओके, द एक्सक्लूसिव राइट्स विच अ पर्सन enjoys with respect to his intellectual property are his intellectual property rights. ओके, जो बेसिक राइट्स होता है. ओके, लाइक एक्सक्लूसिव राइट्स जो एक पर्सन अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में इंजॉय करता है या इंजॉय कर सकता है तो उसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं. ओके, द लॉ डैट प्रोटेक्ट्स द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज known as intellectual property law. Example first, copyright law protects the authors, musician, etc. Patent law protects the inventions of the inventors. Trademark law protects the trademark. Okay, so इसमें क्या है कि the law that protects the intellectual property rights is known as intellectual property लॉ, यानी कि ऐसा लॉ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है उसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ कहते हैं. फॉर एग्जांपल कॉपीराइट लॉ की अगर बात करें तो कॉपीराइट लॉ की ऑथर्स, म्यूजिशियन, आर्टिशियन के कॉपी को प्रोटेक्ट करता है. पेटेंट लॉ की अगर बात करें तो पेटेंट लॉ इन्वेंटर्स के इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है. ट्रेडमार्क लॉ की अगर बात करें तो ट्रेडमार्क लॉ ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करता है. Okay, now come to the intellectual property is the legal property which results from intellectual activity in the industrial, scientific, artistic. Okay, means जो क्रिएटर यानी कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक लीगल प्रॉपर्टी है जैसे समझें जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी जैसे कि इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, आर्टिस्टिक. सो इंटेलेक्चुअल लॉ aims at safeguarding creators and others producers of intellectual goods and services. यानी कि जो क्रिएटर्स या प्रोड्यूसर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्रिएट करते हैं उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ सेफ गार्ड करता है. नाउ कम टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ डिवाइडेड इनटू टू हेड्स. दो हेड्स में इसको डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड सेकेंड वन इज कॉपीराइट. ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. पहला इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी लॉ और दूसरा है कॉपीराइट लॉ.
आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी लॉ इंक्लूड करता है पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इंक्लूड करता है पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को। ओके और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ जो है रिलेटिंग टू कॉपीराइट्स इंक्लूड्स ओरिजिनल वर्क्स लाइक लिटरेसी वर्क्स और म्यूजिकल वर्क्स, ड्रामेटिक वर्क्स, आर्टिस्टिक वर्क्स, साउंड रिकॉर्डिंग, कंपोजिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एट्सेट्रा। मीन्स कॉपीराइट जो होता है वो क्या इंक्लूड करता है, ओरिजिनल वर्क्स किसी के द्वारा किया गया या फिर कोई लिटरेसी से रिलेटेड कोई वर्क है तो उस पर भी कॉपीराइट हो सकता है, या कोई म्यूजिकल वर्क्स है, या फिर कोई ड्रामेटिक वर्क है, या फिर कोई आर्टिस्टिक वर्क्स है, या फिर साउंड रिकॉर्डिंग है, या कंपोजिंग है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है एट्सेट्रा, तो उस पर कॉपीराइट लगता है। ओके नाउ कम टू नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स intellectual property is of intangible nature. The another nature of intellectual property, that is first nature is intangible nature, and the another nature of intellectual property, that is its indispensable nature, provides access to knowledge, experience and expertise that results to mutual benefit to all। यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक ऐसा नेचर है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो ऑनर होता है वह अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस से सबको म्यूचुअली बेनिफिट पहुंचाता है। कैसे बेनिफिट पहुंचाता है? जैसे इन्वेंशंस करके, कुछ न्यू डेवलपमेंट करके, जैसे मैंने बताया था अभी कि कोई ओरिजिनल वर्क्स करता है, म्यूजिकल वर्क्स करता है, ड्रामेटिक वर्क्स करता है। तो ये सारे नेचर हैं ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सो नाउ कम टू द ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ओके so Statute of Monopolies 1624, remember Statute of Monopolies 1624 and the British Statute of Anne 1710, okay, are seen as the origins of patent law and copyright respectively, which established the concept of intellectual property। okay so इसका मतलब ये है कि स्टेट्यूट ऑफ मोनोपोलीज जो 1624 की वजह से पेटेंट लॉ का ओरिजिन हुआ, या फिर से मैं बोल रहा हूँ स्टेट्यूट ऑफ मोनोपोलीज 1624, ओके 1624 की वजह से पेटेंट लॉ का ओरिजिन हुआ, और स्टेट्यूट ऑफ एनी 1710 यानी 1710 की वजह से कॉपीराइट लॉ का ओरिजिन हुआ। ओके कॉपीराइट लॉ का ओरिजिन हुआ था जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के कंसेप्ट को एस्टेब्लिश करता है। Okay, now come to the period of 19th century is considered as an age of intellectual revolution. During the period, not only the industrial invention was made, but progress was recorded in various fields such as scientific, cultural, economic, literacy fields. Okay, means 19th century में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, सबको पता है, बहुत बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री सेटअप हो रहे थे, फैक्ट्री बन रहे थे। ओके और डेवलपमेंट, न्यू डेवलपमेंट हो रहा था। तो इस पीरियड में ना सिर्फ इंडस्ट्रियल इन्वेंशन किए गए पर बाकी साइंटिफिक, कल्चरल, इकोनॉमिक फील्ड में भी प्रोग्रेस देखने को मिला था। ओके द अपॉर्चुनिटीज वर क्रिएटेड फॉर एक्सचेंज ऑफ लिटरेसी एंड कल्चरल थॉट्स, सो इट क्रिएटेड पॉजिटिव इफेक्ट ऑन आइडिया ऑफ prospection of intellectual property, so its prevention, growth and extension। यानी कि लिटरेसी और कल्चरल थॉट्स को एक्सचेंज करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, जिसका पॉजिटिव इफेक्ट हुआ कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया गया और उसको प्रिजर्व करके रखा गया, यानी प्रिजर्व किया गया और इसकी ग्रोथ और एक्सटेंशन भी की गई। समझ गए? अब क्या होता है, ये लेक्चर समाप्त होता है। ओके इन नेक्स्ट कमिंग lecture we will discuss about the Indian Copyright Act 1957, Trademark Act 1999 and the Patent Act 1970, और जो भी बहुत सारे एक्ट हैं लाइक द डिज़ाइन एक्ट 2000, वो सारे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज दीपक आनंदन साइनिंग ऑफ।